हेलो दोस्तों, दूसरी मोहब्बत कहानी का भाग 1 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए भाग 2 की शुरुआत करते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा, मेरे ही दिए गए सुझाव थे ये सब। कौन सा ग्रह आकर जमा था मेरी कुंडली में, जो मुझे डाल पर बैठाकर हाथ में कुल्हाड़ी थमा गया था। अगले दिन मूवी जाने से तुरंत पहले मुझे भयंकर पेट दर्द हो उठा। अपनी कसम चढ़ाकर मैंने दोनों बच्चों को ही भेज दिया। अब आगे। कभी सब्जी का झोला थमाकर बाजार भेज देती, कभी हम तीनों टीवी देख रहे होते तो मेरी आंख लगते ही मैं उठकर अपने कमरे में आ जाती। ये सब कोई मुझसे करवा रहा था या अपने आप हो रहा था? सबसे बड़ी गलती तो मैंने उस दिन कर दी जब श्रुति ऑफिस कैब का वेट करती हुई झुंझला रही थी। मैंने बहुत अच्छी माँ बनते हुए ऐलान कर दिया था, देखो विवेक, मना मत करना, लगभग एक ही टाइम है तुम दोनों का, साथ क्यों नहीं आते जाते? विवेक ने एक बार भी मना नहीं किया था। मेरे मन का बोझ उतरने लगा था। श्रुति नॉर्मल होने लगी थी। हल्की सी महक फिर घर को घर बनाने लगी थी। रौनित के आने का इंतजार अब उतना कठिन नहीं रहा था। देखा जाए तो मौसम बदल रहा था, हवाएं थीं, लेकिन ये नहीं पता था कि आंधी भी आने वाली थी। दोनों को साथ ऑफिस जाते महीना भर हो गया था। उस दिन करीब घंटे भर देरी से ये लोग लौटे। देरी होनी ही थी तो एक फोन तो करते मुझे, तुम दोनों में से कोई देर से निकला होगा, है ना? दोनों का चेहरा ध्यान से देखते हुए मैंने पूछ लिया था। शक पकाया विवेक मुझसे आंखें चुराते हुए बोल दिया था, हाँ मैं फंस गया था। ये भी आधा सच ही था। फंस ये दोनों गए थे और अब मुझे फंसा रहे थे अपने झूठे मकड़ जाल में। हालांकि ये जाल भी मुझे कल शाम ही दिखा और ठीक तब से ही श्रुति के पास आते ही मुझे एक अजीब सी महक घेरने लगी थी। नहीं, महक नहीं, मैंने क्या कहा था? बदबू। कल शाम को मॉल में मेहंदी लगाने वाली लड़की को मैंने फोन किया था। त्योहार आ रहा था, सोचा कि श्रुति को भी अच्छा लगेगा। वो लड़की तुरंत बोली थी, हाँ आंटी, एड्रेस याद है मुझे, आपको और भाभी को अच्छे से पहचानती हूँ, भाभी से मिलती रहती हूँ, हाय हेलो होती रहती है। अचानक से मैं सनक गई थी। भाभी तुमको कहाँ मिलती रहती है? यहीं मॉल में, छोटे वाले भैया और भाभी अक्सर दिखते हैं। मुझे लगा था छत पर घूमता पंखा मेरे सिर पर गिर चुका था। क्या कह रही थी ये लड़की? अक्सर दिखते हैं? कब जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, जाते हैं तो मुझे क्यों नहीं पता रहता? यही है क्या वो काम जिसमें विवेक फंस जाता है? अब दिखी जाकर वो डाल जिस पर मैं बैठी थी और कुल्हाड़ी भी दिखी जो इन दोनों को मैंने थमा दी थी। घिर घिर चलती हुई कुल्हाड़ी घिस घिस कर कटती हुई डाल। लगा कि अभी चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी मैं। बड़बड़ा रही थी, मेरी आवाज कांप रही थी। कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा वहम है, सब सच है। विवेक उससे तुम कहकर बात करने लगा है। बात बात पर यार बोलता है। कभी कभी भाभी कहने की बजाय उसको श्रुति भी कहता है। मेरा गला रूंध गया था। एक हिचकी आई कसकर। अब इस दर्द को इसके मायके वापस भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके ठीक बाद से ही भीषण सिर दर्द उठा था। माइग्रेन की दवा निगली, बर्फ सिर पर मली, दालचीनी का लेप लगाया, सब फेल। एक गंदी सी बदबू घर में फैल रही। ना कुछ खाते बन रहा था ना पीते। चाय तक अपना स्वाद खो चुकी थी।
मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि मेरे घर में ऐसा हो रहा था। छी छी, देवर भाभी के रिश्ते में ये गंदगी। जितना सोचती उतना ही परेशान होती जाती। दिमाग में सारी बातें आती जा रही थी, इसलिए तो अपने मायके नहीं गई। सोचा होगा कि यहीं रहकर अपना खेल खेलती रहेगी। श्रुति के बारे में सोचती तो लगता कि कोई मुखौटा लगाकर बैठी है भोलेपन का, बस उतारने भर की देर थी। भीतर से निकल आएगी एक चंट चालाक शातिर लड़की। बस अब हो गया, इसके मायके फोन करती हूँ और कहती हूँ कि अब सब कुछ खत्म। जब बेटे से ही रिश्ता नहीं रहा तो इससे कैसा रिश्ता। दो टेबल पर रखा फोन उठाने के लिए उठी ही थी कि जोर से पूरा घर गोल गोल घूम गया। एक सेकंड रुककर फिर आगे बढ़ी तो सब कुछ काला काला। चीख कर घरेलू सहायिका को आवाज दी। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। जब धीरे धीरे आंखें खुली तो जगह बदली बदली सी लगी थी। नहीं, ये मेरा कमरा था ही नहीं। पर्दे, बेड, ये मशीनें, बगल में नर्स खड़ी थी। उसके बगल में विवेक अपने पापा के साथ और मेरे सिरानी बैठी श्रुति। ओह, मैं अस्पताल में थी क्या? मम्मी, अभी कैसा लग रहा है? विवेक मेरे चेहरे के पास आता हुआ बोला। पल भर के भीतर सब कुछ याद आने लगा था। मैं गिर पड़ी थी घर में। क्यों गिर पड़ी थी? अच्छा हाँ, वो सब जो हुआ था, वो सब जिसमें विवेक था, श्रुति थी। मैंने फिर आंखें मूंद ली थी। श्रुति मेरा सिर सहला रही थी। मेरे अंदर ताकत होती तो इस लड़की का हाथ झटक देती। मैं चुपचाप पड़ी रही। घर कब तक जाएंगे, बस इतना ही पूछा मैंने। नर्स ने चुप रहने का इशारा करते हुए मुझे लेटे रहने को कह दिया। विवेक नाराज हो रहा था। जब आपको पता है कि शुगर कम हो जाती है तो टाइम से खाना पीना क्यों नहीं चलता आपका? मैं कहना चाहती थी, बेहोश मैं मीठे की कमी के चलते नहीं, बल्कि तुम दोनों की बढ़ती मिठास के कारण हुई थी। मेरा थका शरीर मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहा था। शाम हुई, रात हुई, मैं कितना थक गई थी कि इतनी ड्रिप चढ़ने के बाद भी अभी तक सामान्य नहीं हो पा रही थी। मैं सच में थक गई थी, अपने आप से, अपने घर के लोगों से, अपने ही बच्चों से। रोनित का ख्याल कड़वाहट भर गया। कोई मतलब ही नहीं रखा उसने। यहाँ क्या हो रहा है उसकी कोई खबर उसको है ही कहाँ। और अब ये दोनों आंखों से दो बूंदें लुढ़ककर चेहरा भिगो गई थी। श्रुति ने चेहरा साफ करते हुए कहा, कुछ टेंशन मत लीजिए मम्मी, कुछ नहीं हुआ है आपको। मुझे क्या हुआ था वो सब उसको मालूम ही कहा था। जब मालूम पड़ेगा तब इसका क्या हाल होगा, झूठी कहेगी। लेकिन सब कुछ पूछना तो पड़ेगा ही, जल्दी से जल्दी। मैंने रात को ऐलान कर दिया, विवेक अपने पापा को लेकर घर जाओ और मेरे पास श्रुति रुकेगी। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। घर पर तो कभी विवेक, कभी उसके पापा इसका पक्ष लेने लगेंगे, मुझ पर ही हावी हो जाएंगे। अभी किसी को कुछ नहीं पता है, अब मैं शुरुआत करूंगी। रात को लैपटॉप पर काम करती श्रुति का चेहरा एकदम शांत था। मैं ध्यान से उसको देखती रही। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा। मम्मी, कुछ चाहिए? अच्छा, 1 मिनट में आ रही हूँ बस। जल्दी से कुछ लिखकर वो मेरे पास आकर बैठ गई थी। मेरा मन खराब होने लगा था। क्या ये सचमुच इतनी अच्छी है जितना नाटक करती है? मैंने कोशिश करके पूछा, एक बात पूछनी थी तुमसे, सच सच बताओगी? हाँ मम्मी, क्या हुआ? श्रुति घबरा गई थी, एकदम छोटे बच्चे की तरह। देखो श्रुति, झूठ बोलने का फायदा नहीं है अब। मुझे सब पता चल चुका है। अस्पताल के कमरे में मेरी गंभीर आवाज थोड़ी और गंभीर सुनाई दे रही थी। श्रुति तटस्थ बैठी थी। क्या पता चल चुका है आपको?
मैंने एक निगाह उसको देखा, फिर अपनी आंखें फेर ली और कहा, मुझे मतलब तुम्हारे और विवेक के बीच जो कुछ भी। श्रुति, तुमको शर्म नहीं आई? मैंने चिल्लाकर पूछा था। थोड़ी और ताकत होती तो और चीख कर पूछती। श्रुति ने मुझे लिटाते हुए कहा, घर चलकर बात करेंगे मम्मी, अभी आप लेट जाइए। मैं थोड़ा और टूट गई थी। क्या ढिठाई थी, यानी ये सब कुछ स्वीकार कर रही थी। मना तो किया ही नहीं इसने। वाह, घर चलकर नहीं, मुझे अभी बात करनी है श्रुति। तुमको हम लोगों ने कितना माना और तुमने। कहते हुए मेरी आवाज भर आई थी। श्रुति कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। मैं इतना बोलकर हाँफने लगी थी। श्रुति ने मुझे सहारा देकर बैठाया, फिर बगल में रखा स्टूल खींचकर बैठ गई। मैंने क्या किया मम्मी? बोलिए ना। विवेक तुम्हारा देवर है और तुम उसके साथ। मैं उसके साथ क्या? वो सब कुछ सुनना चाहती थी। मैं क्या कहती, कुछ सोचकर मैंने कहा, तुम लोग चोरी छुपे घूमते हो, मुझसे झूठ बोलकर ये सब करते हो। कुछ गंदगी नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं है इसमें। श्रुति ने एक लंबी सांस खींची। मेरे साथ जो हुआ वो सब सही था। रोनित को कभी कटघरे में खड़ा करके आप पूछ पाई? रोनित को तो ये तक नहीं पता कि यहाँ कौन जिंदा है कौन नहीं। कहते हुए उसकी आंखें भर आई थी। थोड़ा रुककर बोली, मेरे पापा लेने आए थे ना, आप लोगों ने ही रुकने को बोला। ये सच है कि नहीं? मैंने डांटते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं पूछ क्या रही हूँ और तुम? वही बता रही हूँ मम्मी। श्रुति तड़प उठी थी। आप लोगों ने मुझे क्या समझा था? मैं कोई गुड़िया हूँ? कितना इंतजार, कितने झूठे वादे। कभी सोचा कि मैं पल पल मर रही हूँ? सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने रोनित पर धोखाधड़ी का केस नहीं किया। उन सब की वजह से मैंने क्या क्या झेला पता भी है आपको? वो अचानक उठी और उसने अपनी बैग से कुछ कागज निकालकर मेरे सामने रख दिए। ये सब चल रहा है मम्मी, महीनों से इलाज चल रहा है मेरा। कभी डॉक्टर नींद की दवा देता है, कभी डिप्रेशन ना होने की। ये सब जो मेरे साथ हो रहा है वो पता भी है किसी को? वो अपने आंसू पोंछते हुए थोड़ी देर चुप रही, फिर कांपते हुए बोली, ये सब विवेक को पता चल गया था। पहले तो वो खूब लड़ा, फिर दोस्त का फर्ज निभाते हुए मेरी हिम्मत बनता चला गया। मम्मी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे अकेलेपन को दूर करते करते विवेक और मैं एक दूसरे का सपोर्ट बनते चले गए। वो बोलते बोलते कहीं खो गई थी। अचानक चौंक कर दृढ़ आवाज में बोली, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जा रही हूँ जल्दी। मेरा ट्रांसफर कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अगर आपको इतने ही दिन में बर्दाश्त नहीं तो बता दीजिए, मैं किसी फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट थी कि इस रिश्ते को खराब नाम मत दीजिए। आपने गंदगी शब्द इस्तेमाल किया था ना मम्मी, दोस्ती में कभी ये शब्द आता ही नहीं है। बस इतना बोलकर वो चुप हो गई थी। दवाओं का असर था या इन बातों का? थोड़ी ही देर में गहरी नींद मुझे आगोश में ले चुकी थी। ऐसी गहरी नींद कि अजीब अजीब सपने बारी बारी आते रहे। कभी दिखता कि श्रुति पागल हो गई, फिर दिखता कि रोनित और विवेक साथ बैठे हैं। मैं पूछ रही हूँ श्रुति कहाँ है? वो लोग पूछते हैं कौन श्रुति? एक बार देखा कि श्रुति की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। सामने बैठी भीड़ फुसफुसा रही है कि मैंने उसकी जान ले ली है। पता नहीं कब सुबह हुई, कब मेरी आंखें खुली, होश आया तो नर्स दवा दे रही थी। मेरे घर के लोग कहाँ हैं सिस्टर? नर्स खींचते हुए बोली, कौन लोग? तुम्हारी बेटी ही तो है इधर, वो देखो बैठी तो है। दीवार से सिर टकाए श्रुति आधी नींद में थी, लेकिन मेरे जागने का समय आ चुका था।
इसके साथ हम सब ने क्या किया? कहीं ना कहीं हम सब दोषी थे। एक एक करके भूल सुधारनी ही होगी। प्रायश्चित अभी नहीं किया तो कभी नहीं। विवेक और श्रुति एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। एक बार फिर एक और रिश्ता बिखरे, ये ठीक नहीं होगा। मेरा मन साफ हो चुका था। वो मैल मेरे मन में था जो मैं इनके रिश्ते में देख रही थी, सब हल्का हल्का था। नर्स ब्लड प्रेशर नापते हुए संतुष्ट थी। सब अच्छा है, नाश्ता करके ये दूसरी दवा लेनी है। बेटी को जगाकर बताऊं? नहीं सिस्टर, उसको सोने दीजिए, मुझे याद रहेगा। वैसे वो सोती हुई श्रुति के चेहरे पर एक लट आकर बिखर गई थी। मैंने सिस्टर को थोड़ा और समझाया। वैसे वो मेरी बहू है, छोटी बहू। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही इमोशनल है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।